हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 8 का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर फ्रिक्शन को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों लास्ट लेक्चर में हम फ्रिक्शन के बारे में पढ़ रहे थे कि फ्रिक्शन होता क्या है। हम फ्रिक्शन के कॉन्सेप्ट को समझ रहे थे। फिर हम ये जान रहे थे कि आखिर कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, ऐसे जो फैक्टर्स हैं, कारक हैं, जिसके कारण आपका जो है फ्रिक्शन या घर्षण बल जो होता है वो होता है। तो हमने क्या देखा था, जब भी कोई दो बॉडीज यानी कोई भी दो वस्तुएं आपस में रिलेटिव मोशन में आती है, यानी आपस में वो मूव करती है, गति करती है, तो उनके बीच में फ्रिक्शन फोर्स यानी घर्षण बल आता है या घर्षण बल होता है। और फिर हम ये समझ रहे थे कि जो आपका घर्षण बल होता है वो किन किन कारकों पे निर्भर करता है। जैसे कि पहले हमने मास के बारे में देखा कि जो बॉडी या जो वस्तु जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा तो आपका जो फ्रिक्शन फोर्स है उसमें ज्यादा लगेगा। फिर हम ये देख रहे थे कि किस तरीके से जो है आपकी कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी वस्तु है, जिनकी सतह जो आपस में इस तरीके से है, यानी जो आपकी बॉडी है और जो सतह है, अगर उनके बीच की सतह स्मूथ है यानी चिकनी है तो फ्रिक्शन जो है वो कम लगता है। और वहीं अगर दोनों सतह अगर जो है स्मूथ आपकी खुरदुरी है, रफ है, तो जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो ज्यादा लगता है, जिसके लिए हमने एक्टिविटी देखी थी। और हम ये जान रहे थे कि जो आपकी स्मूथ सरफेस होती है यानी चिकनी सतह होती है, उसमें भी बहुत सारी अनियमितताएं होती हैं, यानी उसमें क्या होता है, इरेगुलर सरफेस होती है जो आपस में इंटरलॉक करती है और जिस कारण आपका फ्रिक्शन जो है वो उत्पन्न होता है या जो आपका फ्रिक्शनल फोर्स है वो उत्पन्न होता है। इसको हम समझ रहे थे और हमने देखा था कि किस तरीके से जब हम किसी भी किताब को, जो आपकी मेज है, मेज की सतह क्या है, चिकनी है, जब हम इस पे क्या करते हैं, मूव कराते हैं, गति कराते हैं, तो क्या होता है, जो आपकी पुस्तक यानी जो आपकी किताब है उसकी जो सतह है, ठीक है, और जो मेज की सतह है, ये जब मूव करते हैं तो इन दोनों सतहों के बीच में इंटरलॉक बन जाता है, जिस कारण आपका फ्रिक्शन फोर्स लगता है। अगर ये सतह जैसे ज्यादा खुरदुरी है तो ज्यादा जो है इंटरलॉक काफी अच्छा हो जाएगा और फोर्स और फ्रिक्शन यानी जो आपका घर्षण बल है वो ज्यादा लगेगा। वहीं अगर आपकी जो सतह है वो चिकनी हो जाती है यानी स्मूथ हो जाती है तो इंटरलॉक्स तो तभी भी बनेंगे, यानी जो आपके अनियमितताएं हैं या फिर आपके जो इरेगुलर सरफेस है वो तो रहेगी, लेकिन क्या होगा, क्योंकि चिकनी सतह है तो आपका जो बॉडी है या दोनों वस्तुएं हैं जब वो मूव करेंगी, गति करेंगी, तो आसानी से वो मोशन कर सकती है, जिस कारण इंटरलॉक जो है ढंग से नहीं बनेगा और आपकी जो बॉडी है वो आगे मूव कर जाए। ये हमने समझा था। अब when we see that friction is caused by the interlocking of irregularities in two surfaces, यानी जैसे कि अभी हमने समझा कि जो आपकी इंटरलॉकिंग होती है दो सरफेस के बीच में, वो किस कारण होती है, अनियमितताओं के कारण, irregularities के कारण। It is obvious that the force of friction will increase if two surfaces are pressed harder। अगर हम बात करें कि अगर हम दो सतहों को आपस में ज्यादा फोर्स से अगर हम उन सतहों को प्रेस करेंगे, दबाव डालेंगे, तो आपका जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा यानी घर्षण बल होगा वो ज्यादा लगेगा। यू कैन एक्सपीरियंस इट बाय ड्रैगिंग अ मैट व्हेन नोबडी इज सिटिंग ऑन इट एंड व्हेन अ पर्सन इज सिटिंग ऑन इट। यानी क्या होता है, बेसिकली कई बार आपने ये देखा होगा कि जब आप, जैसे कि कोई मैट है, ठीक है, कोई दरी है, उसको जब आप खींचते हो, जब आप उसे खींचते हो तो क्या होता है, आप उसे जब खींचते हो और उसके ऊपर कोई नहीं बैठा है तो वो आसानी से खिंच जाती है, यानी जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है वो कम लग रहा है।
वहीं अगर कोई व्यक्ति उसके ऊपर बैठा है और आप उस दरी को खींच रहे हो तो आपको ज्यादा जो है फोर्स लगाना पड़ता है, ज्यादा बल लगाना पड़ता है, क्योंकि क्या हो गया है, एक व्यक्ति उसके ऊपर बैठ गया है और जो आपकी क्या है, दरी है, ठीक है, जो मैट है वो ज्यादा नीचे, मतलब उसका जो है फोर्स ऊपर से नीचे को ज्यादा पड़ रहा है, उस पर प्रेशर ज्यादा पड़ रहा है, जिस कारण फ्रिक्शनल फोर्स जो है आपके दरी और जो जमीन है या जो फर्श है उसके बीच में ज्यादा लग रहा है। तो इसी कारण जो है आप क्या करते हैं, इजीली जो है किसी भी दरी को ड्रैग नहीं कर पाते, खींच नहीं पाते जिसमें कोई व्यक्ति बैठा हो। इसी तरीके से अगर हम अलमारी की बात करें, जैसे कि अलमीरा होती है, तो खाली जो अलमारी होती है उसे आप आसानी से इधर उधर ले जा लेते हैं, लेकिन अगर उसमें कुछ सामान भरा है, ठीक है, किताबें भरी है, तो उसे ले जाने में थोड़ा कठिनाई होती है, उसे आप इजीली इधर उधर नहीं ले जा पाते। क्यों नहीं ले जा पाते? क्योंकि जब हम खाली अलमारी की बात कर रहे हैं तो क्या है, उसका जो वेट है वो कम है, जिस कारण आप उसे इजीली ड्रैग कर रहे हैं या इजीली आप उसे खींच के एक कमरे से दूसरे कमरे में ले जा रहे हैं। वहीं जब उस अलमारी में किताबें रखी हैं, यानी काफी सारी किताबें हैं या कपड़े हैं या सामान है, तो उसका वेट ज्यादा हो गया, तो नीचे की तरफ जो प्रेशर पड़ रहा है वो क्या हो गया, ज्यादा हो गया, क्योंकि उसका वेट ज्यादा हो गया तो नीचे की तरफ जो प्रेशर पड़ रहा है, ठीक है, जो नीचे की तरफ प्रेशर पड़ रहा है, इसका जो वेट है वो ज्यादा हो गया, तो प्रेशर नीचे ज्यादा पड़ रहा है। तो यानी जब आप इसे धक्का देंगे, ठीक है, आप जब से इस पे फोर्स लगाएंगे, बल लगाएंगे, तो आपको डिफिकल्टी होगी इसे ले जाने में, क्योंकि जो आपकी अलमारी है उसका वेट ज्यादा हो गया है, जिस कारण जो आपकी फर्श है और अलमारी है इसके बीच में जो घर्षण बल लग रहा है वो ज्यादा हो गया। तो यही कारण है कि आप भरी हुई अलमारी को एक कमरे से दूसरे कमरे में जब लेके जाते हैं तो आपको डिफिकल्टी होती है। वहीं अगर आप किसी हल्की अलमारी को, यानी जो खाली अलमारी है, उसे जब आप एक कमरे से दूसरे कमरे में लेके जाते हैं तो आप उसे आसानी से ले जा सकते हैं। हमने यह सीखा कि दो पृष्ठों के बीच अनियमितताओं के कारण, अंतः बंधन के कारण घर्षण होता है। स्पष्ट है कि यदि पृष्ठों को बलपूर्वक दबाए तो घर्षण में वृद्धि हो जाए। इसका अनुभव आप किसी चटाई को उस समय खींचकर कर सकते हैं जब उस पर कोई व्यक्ति नहीं बैठा है तथा जब कोई व्यक्ति उस पर बैठा है। अब हम बात करते हैं, कोई भी बॉडी जो होती है, कोई भी वस्तु जो होती है, जब आप क्या करते हैं, उस वस्तु को एक स्टेशनरी पोजीशन से, यानी कि कोई वस्तु है या कोई भी बॉक्स है बड़ा सा, ठीक है, वो एक जगह पे स्थिर है, एक जगह पे रुका है, खड़ा है, एक जगह स्थिर है। अब आपने क्या किया, उस पे फोर्स लगा दिया। क्या किया? फोर्स लगाया, बल लगाया, आपने इसे मूव कराया, ठीक है। अब यही बॉडी है, यही आपकी बॉक्स है और ये मूव कर रहा है, यानी गतिमान है, चल रहा है। अब आप इस पे, क्योंकि ये इधर की साइड चल रहा है, अब आप इस पे फोर्स लगा रहे हैं। अब इस पे आप क्या कर रहे हैं, बल लगा रहे हैं, धक्का दे रहे हैं इसे लगातार। तो आप क्या देखेंगे कि जब आपका जो बॉक्स है, जो आपका बड़ा सा बॉक्स है, अगर वो स्टेशनरी पोजीशन में है या रेस्ट की पोजीशन में है या विराम अवस्था में है, एक जगह स्थिर है, तो जब आप उस पर जब आप उस पर फोर्स लगाते, जब आप उस पर बल लगाते हैं तो आपको अत्यधिक बल लगाना पड़ता है। किसके कंपैरिजन में? अगर वही बॉक्स कहीं मूव कर रहा है, मोशन में है, तो उस पे जब आप धक्का देते हैं या बल लगा, हमने क्या समझा कि अगर कोई भी बॉडी, कोई भी वस्तु है, एक जगह स्थिर है, खड़ी है, ठीक है, आप उसे धक्का दे रहे हैं, तो आपको धक्का देने में जो आप बल लगाएंगे वो ज्यादा लगाएंगे। किसके कंपैरिजन में? अगर कोई वस्तु मूव कर रही है, गतिमान है, उस पे आप धक्का दे रहे हैं, उसको आप धकेल रहे हैं। तो बेसिकली ऐसा क्यों होता है ये हम समझेंगे कि आखिर ऐसा होता क्यों है। क्योंकि आपकी जो बॉडी है या जो भी वस्तु है वो किस पे है, आपका
एक जगह रुकी है, रेस्ट की पोजीशन में है, ठीक है। जैसे कि ये वस्तु है, ये रेस्ट की पोजीशन में है, विराम अवस्था में है। अब आप जब इस पे फोर्स लगाते हैं, पहले नॉर्मली क्या है, एक जगह खड़ा है, ठीक है, मूव नहीं कर रहा है, कोई मोशन नहीं है, कोई गति नहीं कर रहा है। अब आपको क्या करना है, इस पे जो फ्रिक्शन लग रहा है, क्योंकि फ्रिक्शन के कारण ये एक जगह स्थिर है, एक जगह रुका हुआ है, आप इस पे क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं, बल लगाते हैं। तो जब आप बल लगाते हैं तो ये मूव करने लग जाता है। इस पे जो फ्रिक्शन लग रहा है, जो इस पे फ्रिक्शन लग रहा है, जो कि क्यों लग रहा है, क्योंकि ये क्या है, एक सतह के कांटेक्ट में, ये जो वस्तु है या बॉक्स है वो आपकी फर्श के कांटेक्ट में है, तो जिस कारण इस पे क्या लग रहा है, घर्षण बल लग रहा है। अब आपने फोर्स लगाया, इतना फोर्स लगाया, इतना बल लगाया कि इसने इस फ्रिक्शन फोर्स को ओवरकम कर दिया, यानी इस घर्षण बल के से ज्यादा आपने बल लगाया ताकि ये घर्षण बल इस पे लगे ना, इसको ये ओवरकम कर जाए। अब क्या हुआ, जो आपकी बॉडी है वो मूव कर रही है, स्लाइड कर रही है इधर की साइड, ठीक है, स्लाइडिंग मोशन कर रही है, स्लाइड कर रही है, फिसल रही है, चल रही है, गति कर रही है। अब आपने क्या किया, इस पे फोर्स लगा रहे हैं आप। अब आप ये जानते हैं कि ये जो बॉडी है ये ऑलरेडी मूव कर रही है, क्या कर रही है, मूव कर रही है, गति कर रही है। जब आप इस पे फोर्स लगाते हैं तो आप जो बल लगा रहे हैं वो कम बल लगाते हैं और ये क्या करती है, और ज्यादा तेजी से मूव कर रही है, क्योंकि इसने क्या किया है, फ्रिक्शन को ओवरकम कर दिया है, जो उसका स्टैटिक फ्रिक्शन था, ठीक है, यानी जब ये स्थिर अवस्था में थी, वो जब इस पे उस समय घर्षण बल लग रहा था, इसने उसे ओवरकम कर लिया। क्या कर लिया, ओवरकम कर लिया, और ये आगे मूव करने लगी। अब आपने बल लगाया तो आप आसानी से क्या करते हैं, उसे आगे मूव करा सकते हैं, क्योंकि उस पे जो फ्रिक्शन है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन लग रहा है। किस कारण लग रहा है, क्योंकि वो मूव कर रहा है, इस कारण उस पे फ्रिक्शन लग रहा है, जो कि कम होता है। अगर कोई वस्तु स्थिर अवस्था में होती है, उस टाइम उस पे जो फ्रिक्शन लगता है उसे हम स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। उस समय वो गति नहीं कर रही है, एक जगह स्थिर है, और ये जो फ्रिक्शन होता है, ये जो घर्षण बल होता है, ये ज्यादा होता है किसके कंपैरिजन में, जो आपकी बॉडी मूव कर रही है या गति कर रही है या मोशन कर रही है, उस पे जो फ्रिक्शन लगता है उस The force required to overcome friction at the instant of an object starts moving from rest is measured of static friction। यानी वो फोर्स, वो बल जो रुकी हुई वस्तु को विराम से गति भी देता है, ठीक है। यानी अगर आपको किसी रुकी हुई वस्तु को विराम अवस्था से गति में लाना है तो आपको क्या करना पड़ता है, घर्षण बल होता है जिसे पार करना होता है, उसको हम क्या कहते हैं, स्थैतिक घर्षण या फिर स्टैटिक फ्रिक्शन हम उसे कहते हैं, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, द फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द ऑब्जेक्ट मूविंग विद द सेम स्पीड इज अ मेजर ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन। वहीं अगर कोई वस्तु जो है वो गतिशील है, वो चल रही है, गति कर रही है, अगर आपको उस पे आप जो बल लगाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, सर्पी बल कहते हैं, या आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शन हम उसे कहते हैं। आपकी जो बॉडी है वो क्या कर रही है, स्लाइड कर रही है, मूव कर रही है, और उस समय आप जब उस पे बल लगाते हैं तो उसे हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहते हैं। और जब आपकी जो वस्तु है वो एक जगह रुकी है, विराम अवस्था में है, उसे आपको गति में लाना है, तो आपके जो फ्रिक्शन लगता है उस केस में, जब आप उसे गति में ला रहे हैं, जब फोर्स डाल रहे हैं, तो वो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, यानी जिसे आप स्थैतिक घर्षण कहते हैं। When the box starts sliding, the contact point on its surface do not get enough time to lock into contact point on the floor। Basically होता क्या है, जैसे कि आपकी जो बॉडी है या आपकी जो वस्तु है, जैसे कि ये बॉक्स है, ये स्थिर अवस्था में, आपने यहाँ पे से फोर्स दिया, ठीक है, इसने क्या किया, जो स्टैटिक फ्रिक्शन था, ठीक है, स्टैटिक घर्षण जो था उसको इसने ओवरकम किया, उसे पार करा और ये मूव करने लग गए, यानी गति करने लगे। तो बेसिकली क्या हुआ इसमें, जैसे कि अभी हमने पढ़ा था कि एक जो, जैसे कि आपकी ये बॉडी है, ये ऑब्जेक्ट है, ये बॉक्स है, जो वो आपकी फर्श के कांटेक्ट में, तो जो इसकी अनियमितताएं हैं,
इसमें भी इरेगुलरिटीज है, इसमें भी इरेगुलरिटीज है, यानी इन दोनों सतहों में क्या है, अनियमितताएं हैं। अब क्या हो रहा है, बेसिकली ये रुकी हुई है, तो ये जो इसके साथ जो फर्श जो इसके कांटेक्ट में है, इसके संपर्क में है, उसके साथ इसने बहुत अच्छी इंटरलॉकिंग कर ली, क्योंकि ये विराम अवस्था में क्या कर लिया इसने, जो दूसरी सतह है उसके साथ इंटरलॉकिंग कर ली। अब इंटरलॉकिंग काफी अच्छी हो गई है, तो क्या होता है, यहाँ पे एक फ्रिक्शन लगता है, घर्षण बल लगता है, जिसे आप स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, जैसे ही आप बल लगा रहे, क्योंकि यहाँ पे इंटरलॉकिंग काफी अच्छे से हो गई है, तो आपको बहुत ज्यादा बल लगाना पड़ेगा इस ऑब्जेक्ट को या इस वस्तु को मूव करने में या गति करने। वहीं अगर कोई वस्तु, ये वस्तु है, ठीक है, ये बॉक्स है, अब ये क्या कर रहा है, इस तरफ गतिमान है या गतिशील है, इधर पे ये चल रहा है, मोशन कर रहा है। तो जब ये मोशन करता है तो आप जानते हैं कि जो सतह है इसकी, ये मूव कर रहा है, तो थोड़ी देर के लिए ही ये इस सतह के कांटेक्ट में होगा, यानी जो ये सरफेस है, ये सतह है, इसके कांटेक्ट में या इसके संपर्क में ये सिर्फ थोड़ी देर के लिए होगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है, गति कर रहा है। क्योंकि आपका जो ये बॉक्स है, ये थोड़ी देर के लिए ही इस सतह के कांटेक्ट में है, संपर्क में है, तो इनके बीच में जो इंटरलॉकिंग होती है, क्या होती है, इंटरलॉकिंग होती है, वो काफी अच्छी नहीं हो पाती। जैसे कि जब आपकी वस्तु विराम अवस्था में होती है, उसके कंपैरिजन में, उससे अगर हम इसे कंपेयर करें तो क्या होता है, आपकी बॉडी क्या कर रही है, मूव कर रही है, जो ये आपका बॉक्स है वो मूव कर रहा है, गति कर रहा है, गतिशील है, तो थोड़ी देर के लिए ही ये इसके कांटेक्ट में या जो ये फर्श है इसके संपर्क में रहेगा, फिर ये आगे मूव कर जाएगा, जिस कारण क्या होता है, ये जो अनियमितताएं हैं दोनों, जो दोनों सरफेस है, सतह है, उनके बीच में वो ज्यादा देर तक नहीं रहती है, जिस कारण एक अच्छी इंटरलॉकिंग नहीं हो पाती इन दोनों की। यही कारण है कि जब हम एक मूव करती हुई या ऐसी बॉडी या ऐसी वस्तु जो कि गतिशील है, उस पर जब हम बल लगाते हैं तो हमें कम बल लगाना पड़ता है, ठीक है, उसके फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए, उसके फ्रिक्शन को पार करने के लिए, किसके कंपैरिजन में, जब आपकी एक वस्तु विराम अवस्था। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो द स्लाइडिंग फ्रिक्शन is slightly smaller than static friction and you find it somewhat easier to move the box already in motion than to get it stuck। यानी क्योंकि आपका जो ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन है, इस केस में क्या लगता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन लगता है, सर्पी घर्षण। इस केस में कैसा लगता है आपका, स्टैटिक घर्षण यानी स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है। तो क्योंकि आपका जो है, ये जो मैंने अभी आपको समझाया, इस कारण क्या होता है, आपका जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो ज्यादा होता है आपके जो आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शन है, ठीक है, सर्पी घर्षण है उससे। तो यही कारण है कि आप कोई जो बॉक्स है जो कि एक जगह विराम अवस्था में है, उसे जब आप फोर्स देते हो, उसे जब आप क्या करते हो, बल लगाते हो, तो वो ज्यादा मतलब आपको ज्यादा बल लगाना पड़ता है उसे मूव करने में, किसके कंपैरिजन में, उस बॉक्स के कंपैरिजन में जो कि ऑलरेडी मूव कर रहा है या गतिशील। जब बॉक्स सरकना आरंभ कर देता है तो उसके पृष्ठ के संपर्क बिंदुओं में को उतना समय नहीं मिल पाता कि वे फर्श के संपर्क बिंदु में धंस सके। अतः सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कुछ कम होता है, इसलिए किसी बॉक्स में गति आरंभ करने की अपेक्षा पहले से ही गतिमान बॉक्स की गति बनाए रखना सरल होता है। अब हम बात करते हैं फ्रिक्शन अननेसेसरी इविल की, यानी जो आपका घर्षण है वो हानिकारक है लेकिन क्या है, अनिवार्य है, बेहद जरूरी है। तो जो आपका घर्षण बल है उसकी बहुत सारी विशेषताएं हैं, बहुत सारी इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में, हमारी जिंदगी में। अगर हम बात करें घर्षण बल की, तो घर्षण बल का हम उपयोग बहुत सारी चीजों में करते हैं, जैसे कि आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं। अगर हम किसी भी दीवार पे कील को लगाना चाहते हैं, यानी कील उस पे लगाना चाहते हैं, तो आप क्या करते हैं, आप हथौड़ी से
क्या करते हैं, इस कील को रखेंगे और पीछे से हथौड़ी से उसको क्या करेंगे, पीटेंगे या मारेंगे उससे। तब आपकी जो कील है वो उस दीवार या लकड़ी के अंदर धंस जाए। इसमें आपका जो है फ्रिक्शन फोर्स का बहुत बड़ा रोल होता है, यानी जो आपका घर्षण बल होता है वो उसी के कारण आपकी जो ये कील है वो आपके जो लकड़ी है या दीवार है उस पर धंस पाती। इसी तरीके से जब सर्दियों में क्या होता है, आपको बहुत ज्यादा ठंड लगती है तो आप क्या करते हैं, अपने हाथों को इस तरीके से मलते हैं। तो बेसिकली आप ये देख सकते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ रहे हैं। तो जब ये रगड़ रहे हैं तो क्या हो रहा है, एक मोशन हो रहा है, गति हो रही है। अब ये दोनों जो हाथ हैं आपके, इनकी जो सतह है वो आपस में कांटेक्ट में आ रही है, संपर्क में आ रही है और मूव कर रही है, गति कर रही है। तो क्या हो रहा है, फ्रिक्शन हो रहा है, फ्रिक्शन लग रहा है और फ्रिक्शन के कारण क्या हो रहा है, जो है आपके हाथों में जो है आपकी गर्मी उत्पन्न हो रही है, जिस कारण आपके जो हाथ है वो गर्म हो पा रहे। इसी तरीके से अगर हम बात करें माचिस की, तो जब भी आप माचिस की तीली से जो है आग लगाना चाहते हैं तो क्या करते हैं आप, माचिस का जो साइड होता है, ठीक है, माचिस का जो बॉक्स होता है उसका जो साइड का हिस्सा होता है उस पे आप माचिस की तीली को रगड़ते हैं। तो बेसिकली जब आप उसे रगड़ते हैं तो यहाँ पे भी फ्रिक्शन फोर्स लगता है, घर्षण बल लगता है, जिस कारण आपकी जो माचिस की तीली में लगा जो मसाला होता है वो जल जाता है। तो इस तरीके से आप हमारे जो डेली लाइफ है, ठीक है, उसमें जो आपका घर्षण बल है उसकी बहुत सारी क्या है, उपयोगिताएं हैं, इंपॉर्टेंस है। अब जैसे कि इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे कि अगर हम बात करें कि हम चलते हैं, ठीक है, जब हम चलते हैं तो बेसिकली आपके क्या होता है, पैरों और फर्श के बीच में घर्षण बल लगता है, इसी के कारण आप चल पाते हैं। क्योंकि आपके जो पैर है उसकी जो सतह है और जो नीचे फर्श है, जमीन है, उसकी सतह है, वो आपस में कांटेक्ट में आते हैं और घर्षण बल लगता है और घर्षण बल के कारण ही आप चल पाते हैं। इस तरीके से जैसे कि स्केटिंग की जाती है, स्केटिंग भी घर्षण बल के कारण ही की जाती है। आप जो ब्लैक बोर्ड में लिख पाते हैं, तो जैसे हम ब्लैक बोर्ड में लिखते हैं तो क्या होता है, जो आपकी चौक होती है उससे आप लिखते हैं ब्लैक बोर्ड पे, तो जब आप लिखते हैं तो वहां पे भी फ्रिक्शन फोर्स होता है और उसी के कारण या घर्षण बल जो होता है उसी के कारण क्या होता है, आपकी जो चौक होती है, ठीक है, चौक का जो एक सिरा है जिससे आप लिख रहे हैं और जो आपका ब्लैक बोर्ड है, जैसे कि ये क्या है, आपकी चौक है और आपके पास क्या है, एक ब्लैक बोर्ड है। तो आप क्या करते हैं, ब्लैक बोर्ड पे जो है आपकी चौक को घिसते हैं, लिखते हैं। तो बेसिकली जो आपके चौक है उसकी जो टिप है, ठीक है, और जो आपका ब्लैक बोर्ड है उसकी जो सतह है, जब आप इसे लिखते हैं तो यहाँ पे भी घर्षण बल लगता है, जिस कारण आप उस ब्लैक बोर्ड पे चौक के माध्यम से लिख पाते हैं। इसी तरीके से जब आपके जो हवाई जहाज होते हैं, एरोप्लेन्स होते हैं, वो उड़ते हैं तो वहां पे भी जो आपके हवाई जहाज की सतह है और जो एयर यानी वायु के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में भी घर्षण बल लगता है, जिस कारण जो एरोप्लेन है वो उड़ पाते हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें कि जो आपकी नोटबुक होती है, कॉपी में आप लिखते हैं, पेन से लिखते हैं या पेंसिल से लिखते हैं, तो वहां पे भी जैसे कि ब्लैक बोर्ड में आपकी जो चौक होती है, चौक के माध्यम से आप लिख पाते हैं और वो बेसिकली किसके कारण, घर्षण बल के कारण। इसी तरीके से आप जो है कॉपी में भी घर्षण बल के कारण ही लिख पाते हैं। जैसे कि आपकी गाड़ियां होती हैं, गाड़ियों में जब ब्रेक लगाए जाते हैं तो जो ब्रेक लगाए जाते हैं तो ब्रेक में भी ब्रेक जो लगते हैं वो भी घर्षण बल के कारण ही लगते हैं आपके। तो इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल है। और जैसे कि आप दरी जब झाड़ते हैं, तो जब आप दरी को झाड़ते हैं तो उसमें से जब आप धूल को अलग करते हैं तो उसमें भी आपकी घर्षण बल लगती है। तो इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल है घर्षण बल के, और जो कि आपके पॉजिटिव एग्जाम्पल है, यानी जिनका आप हर रोज उपयोग करते हैं या यूज करते हैं। पहला है ड्राइविंग ऑफ अ व्हीकल ऑन अ सरफेस, यानी किसी सतह पर वाहन चलाना। दूसरा है अप्लाइंग ब्रेक टू स्टॉप अ मूविंग व्हीकल, यानी जब आप ब्रेक लगाते हैं
क्या लगाते हैं, ब्रेक लगाते हैं किसी भी गाड़ी को या किसी भी व्हीकल को, किसी भी वाहन को रोकने के लिए, चलती गाड़ी को रोकने के लिए, तो वहां पे भी आपका घर्षण बल लगता है। स्केटिंग, जब बर्फ में स्केटिंग की जाती है, ठीक है, तो बर्फ में जब स्केटिंग की जाती है तो उसमें भी घर्षण बल लगता है। वॉकिंग ऑन द रोड, जब आप चलते हैं, जैसे कि आप सड़क पे चल रहे हैं या फर्श के ऊपर चल रहे हैं, तो वहां पे भी घर्षण बल लगता है और इसी के कारण आप चल पाते हैं। नेक्स्ट, राइटिंग ऑन नोटबुक, ब्लैक बोर्ड, जब आप ब्लैक बोर्ड में यानी श्याम पट्ट पे या फिर कॉपी में आपके जो रजिस्टर होते हैं उस पे आप लिख पाते हैं, तो वो भी आप घर्षण बल के कारण ही लिख पाते हैं। फ्लाइंग ऑफ एरोप्लेन, जो आपके एरोप्लेन्स हैं, हवाई जहाज है, वो उड़ पाते हैं, वो भी घर्षण बल के कारण ही उड़ पाते हैं। नेक्स्ट है ड्रिलिंग अ नेल इनटू वॉल, जब आप दीवार पे एक कील को लगाते हैं तो वो भी आप घर्षण बल के कारण ही लगा पाते हैं। नेक्स्ट है स्लाइडिंग ऑन अ गार्डन स्लाइड, या जब गार्डन में जब क्या करते हैं, स्लाइड करते हैं बगीचे में, तो वो भी आप घर्षण बल के कारण ही कर पाते हैं। लाइटिंग अ मैच स्टिक, जब आप माचिस की तीली को जलाते हैं तो वो भी घर्षण बल के कारण होता है। डस्टिंग अ फुट मैट कारपेट बाय बीटिंग इट विद अ स्टिक, और जब आप किसी फुट मैट यानी जो आपकी मैट है, चटाई है, दरी है, उसको जब आप झाड़ते हैं, उससे धूल निकालते हैं, तो वो जो धूल निकलती है वो भी आपकी घर्षण बल के कारण ही निकलती है। तो इस तरीके से जो है आपका जो फ्रिक्शन है, घर्षण बल है, उसकी बहुत सारी जो है एडवांटेजेस है, उसके बहुत सारे उपयोग है हमारी डेली लाइफ। अब हम बात करते हैं कि फ्रिक्शन के डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो जैसे कि आप जब चलते हैं, ठीक है, आपने जूते पहने, आप चलते हैं, तो क्या होता है बेसिकली, आपके जो जूते की जो नीचे सोल होता है, ठीक है, जूते का जो सोल होता है और जो फर्श होता है उसके बीच में मोशन होता है, गति होती है। अब जब गति होती है तो आप ये जानते हैं कि आप चल पा रहे हैं फ्रिक्शन के कारण। फ्रिक्शन कहाँ पे लगता है, घर्षण कहाँ पे लगता है, जब आप चल रहे हैं, जैसे कि आप चल रहे हैं, ठीक है, तो आपके पैरों, जैसे आप आगे की तरफ चल रहे हैं तो आपके ऑपोजिट डायरेक्शन में या विपरीत दिशा में, इस दिशा में आपका क्या लगता है, घर्षण बल। तो बेसिकली क्या होता है, ये घर्षण बल आपके जो पैरों का जो मोशन है, मूवमेंट जो है या गति जो है, उसे अपोज करता है, उसको रोकने की कोशिश करता है। तो इस कारण क्या होता है, जो आपके जूते होते हैं, जो आपके जूते होते हैं, उसकी जो उसका तलवा होता है या उसका जो नीचे का जो हिस्सा होता है वो उस कारण घिस जाता है, क्योंकि जो है फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है जो कि आपके मोशन को अपोज कर रहा है, आपकी गति को रोक रहा है। इसी कारण आपके जो जूते होते हैं उसके तलवे घिस जाते हैं। इसी तरीके से जैसे मशीन्स होती हैं, या आपने देखा होगा कि जब आप किसी कपड़े से सफाई करते हैं, जैसे कि पोछा मारते हैं या सफाई करते हैं, तो आपका पोछा घिस जाता है, कुछ टाइम बाद आप यूज करते हैं वो घिस जाता है। तो क्यों घिसता है, क्योंकि आप पोछा मार रहे हैं तो क्या करते हैं, फर्श पे कपड़े को रगड़ते हैं, बीच में क्या आता है, आपका फ्रिक्शन फोर्स आता है जो उस मोशन को या उस गति को अपोज कर रहा है, उसके अगेंस्ट काम कर रहा है, जिस कारण आपका जो कपड़ा है वो घिसता है और आपका कपड़ा क्या हो जाता है, फट जाता है। तो इस तरीके से जो आपका फ्रिक्शन है उसके बहुत सारे जो है डिसएडवांटेजेस हैं। अब जैसे कि मशीन्स होती है, ठीक है, मशीन होती है, उसके जो पुर्जे होते हैं, तो मशीन में भी क्या होता है, जब मशीन चलती है या काम करती है तो उसके जो अंदर के पुर्जे होते हैं उनके जब वो बीच में क्या आते हैं, कांटेक्ट में आते, एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, तो वहां पे भी घर्षण बल लगता है, यानी आपका फ्रिक्शन फोर्स लगता है, जिस कारण कई बार क्या होता है, आपकी जो मशीन्स होती हैं उसके जो अंदर के हिस्से हैं वो खराब होने लग जाते हैं या घिसने लग जाते हैं। तो ये आपके घर्षण बल के कारण ही होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं, जैसे कि पहला है हीट इज जनरेटेड एट द सरफेस ऑफ कांटेक्ट ड्यू टू ऑपोजिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, यानी जब फ्रिक्शन फोर्स लगता है, घर्षण बल लगता है, तो घर्षण बल के कारण क्या होता है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो जिस कारण क्या होता है, आपके जैसे मशीन्स होती हैं, ठीक है, आपके बहुत सारे उपकरण होते हैं, वो गर्म होते हैं, ठीक है, वो गर्म होने लग जाते हैं। उससे क्या होता है, आपके जो उपकरण है उनको नुकसान पहुंच सकता है।
इसी तरीके से दिस कॉजेज वेयर टेयर ऑन द मटेरियल ऑफ द मूविंग बॉडी, यानी जो भी शरीर या जो भी वस्तु गति कर रहा है, उस पे जो भी वस्तु गति कर रहा है तो उसके टूटने फूटने का कारण आपका फ्रिक्शन बनता है। जैसे कि हमने जूतों की बात करी कि जब आप चलते हैं तो जूते जो है वो आपके फर्श के कांटेक्ट में आते हैं, फर्श के संपर्क में आते हैं, उस पर फ्रिक्शन फोर्स लगता है, जिस कारण आपके जो जूते होते हैं उसके जो नीचे की सतह होती है वो घिसने लग जाती है और आपके जूते टूट जाते हैं। इसी तरीके से जैसे कि हमने पोछे के बारे में कहा कि जब आप पोछे से जैसे आप पोछा लगाते हैं तो वो भी क्या होता है, फ्रिक्शन के कारण आपका कपड़ा जो है या फिर जो पोछा है वो घिस जाता है। Hence, more work is required to put on moving body so that it can overcome the friction force and move forward. तो इसलिए क्या होता है, कई बार हमें क्या करना पड़ता है, जो आपकी मूविंग बॉडी होती है, ठीक है, जो आपकी गतिमान वस्तु होती है, उससे हमें फ्रिक्शन फोर्स को कम करना होता है ताकि हमारे इस तरीके से नुकसान ना हो। When excessive heat is generated, it may cause a spark or fire and causes damage to the component or machine. यानी जब घर्षण बल के कारण बहुत ज्यादा हीट यानी ऊष्मा उत्पन्न होती है, उससे कई बार क्या हो सकता है, स्पार्क हो सकता है। क्या हो सकता है, स्पार्क लग सकता है, ठीक है, आग लग सकती है, चिंगारी लग सकती है, जिससे आपकी जो मशीनें हैं, आपके जो उपकरण हैं वो खराब हो सकते हैं, उनको नुकसान पहुंच सकता है। When a sudden frictional force is applied to a moving body, it may cause harm or accident. और कई बार क्या होता है कि एकदम से जब फ्रिक्शन फोर्स या घर्षण बल लगता है तो उससे क्या होता है, जो आपके एक्सीडेंट हो सकता है, आपके जो चीजें हैं वो खराब हो सकती है। तो इसको हमें कम करना होता है, जो आपका घर्षण बल है, कई बार आपको इसे कम करना पड़ता है और कई बार आपको इसे इंक्रीज करना पड़ता है अपनी जरूरतों के मुताबिक। तो बेसिकली अभी हमने देखा कि घर्षण बल जो होता है वो किस तरीके से हमारे लिए फायदेमंद है और किस तरीके से वो हमें नुकसान भी पहुंचाता है। अब हम बात करते हैं इंक्रीजिंग फ्रिक्शन की, यानी आप घर्षण को किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, कुछ चीजें या कुछ जो है ऑब्जेक्ट्स होती हैं, कुछ वस्तुएं होती हैं जिनमें आपको घर्षण को बढ़ाने की जरूरत होती है, और कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जहां पे आपको घर्षण को कम करने की जरूरत होती है अपनी जरूरत के अनुसार। जैसे कि जब हमें चलना है, जैसे कि आप चल रहे हैं तो आपके जो जूते होते हैं उनमें अच्छा फ्रिक्शन होना चाहिए, क्योंकि फ्रिक्शन के कारण ही आप चल पाते हैं, रुक पाते हैं, ठीक है, आप फिसलते नहीं हैं। हमने क्या समझा था पिछले लेक्चर में कि जब आप चलते हैं तो फ्रिक्शन जो है, फ्रिक्शन के कारण आप चल पाते हैं। अगर फ्रिक्शन कम होता तो आप फिसल जाते, गिर जाते, आपको चोट लग जाती। तो इस केस में क्या है, आपका जो घर्षण बल है या फ्रिक्शन फोर्स है वो ज्यादा होना चाहिए ताकि आप ढंग से चल पाए। तो यही कारण है कि जो आपके जूते होते हैं उनमें उनका जो नीचे का जो सतह होती है उसमें हम कुछ इस तरीके से ग्रूव्स या जो है जो खांचे बनाते हैं, ठीक है। जूतों की जो नीचे की सतह होती है उस पे क्या बनाते हैं, खांचे बनाते हैं, ताकि जब आप चलें तो ग्रिप अच्छी बने, फ्रिक्शनल फोर्स अच्छा आए, यानी घर्षण बल अच्छा लगे और आप अच्छे तरीके से चल पाए। यही कारण है कि जैसे कि बहुत खिलाड़ी, जैसे आपने देखा होगा, खिलाड़ी होते हैं, एथलीट्स होते हैं, धावक होते हैं आपके, ठीक है, फुटबॉलर्स होते हैं, तो उनके जो जूते होते हैं उनके नीचे खांचे बने होते हैं। इसका कारण यही है ताकि वो जब वो स्पीड से भाग रहे हैं तो एकदम से अपनी बॉडी को या अपने शरीर को रोक पाए। इसी तरीके से आपने देखा होगा कि जो आपके टायर होते हैं, ठीक है, आपकी गाड़ियों के टायर होते हैं और जो नए नए टायर होते हैं उनमें जो खांचे होते हैं वो काफी अच्छे बने हुए होते हैं और उनमें आपको धागे सा भी दिखाई देता है कि यहाँ पे कुछ धागा धागा सा आपको हल्का हल्का लगा हुआ दिखाई देता है। तो बेसिकली ये क्यों बनाया जाता है, ताकि जब आपकी गाड़ी चले उसका जो टायर है वो फर्श के कांटेक्ट में आए, फर्श के संपर्क में आए, तो जो है आपका फ्रिक्शनल फोर्स अच्छा लगे, घर्षण बल अच्छा लगे, ताकि आप अगर एकदम से इमरजेंसी ब्रेक लगाते हैं तो आपकी जो गाड़ी है वो एकदम से रुक जाए। इसी तरीके से बहुत सारी ऐसी जो है स्थितियां हैं या ऐसी जो है जरूरतें हैं जिस कारण हम फ्रिक्शन फोर्स या घर्षण बल को बढ़ाने की कोशिश करें।
Grooves are made in the soles of shoes to increase friction and prevent slipping. यानी जूते के तलवों में घर्षण बढ़ाने और फिसलने से रोकने के लिए खांचे बनाए जाते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो आपके जूते होते हैं उनके नीचे खांचे होते हैं, आपने देखा होगा, तो वो किस लिए होते हैं? ताकि जब आप चले तो एक अच्छा फ्रिक्शन फोर्स लगे, घर्षण बल अच्छा लगे, ताकि आप ढंग से या अच्छे से चल पाए, आप फिसले। नेक्स्ट, treads are made in the tire of vehicles to increase friction and prevent skidding of vehicles on wet road. तो जो आपके वाहन होते हैं उन पे टायरों पे क्या लगाए जाते हैं? खांचे बनाए जाते हैं, ट्रेड्स लगाए जाते हैं छोटे छोटे, ताकि जब भी आपका व्हीकल या वाहन चले तो क्या हो, जब वो रुकने की कोशिश करे तो एकदम से ब्रेक लग जाए, या किसी गीली जगह पे जा रहे हैं, ऐसी जगह जहाँ पे गीला है, फिसलन हो सकती है, तो वहां पे आपके जो गाड़ियों के टायर है वो ढंग से काम कर पाए, उन पे अच्छा फ्रिक्शन लग पाए और वो एकदम से रुक पाए। Spikes are provided in the shoes of players and athletes to increase friction and prevent slipping. तो घर्षण बल को बढ़ाने के लिए, ताकि जो आपके खिलाड़ी है वो फिसले ना, इसलिए भी जो जूते होते हैं उस पे स्पाइक्स या खांचे बनाए जाते हैं, ताकि जब वो भाग रहे हैं एकदम से वो अगर रुके तो अच्छा ग्रिप बने, फ्रिक्शनल फोर्स अच्छा लगे और एकदम से जो खिलाड़ी है वो रुक पाए। अब इसी तरीके से जो जिम्नास्ट होते हैं, ठीक है, जो जिम्नास्ट होते हैं, ठीक है, जिम्नास्ट होते हैं वो क्या करते हैं? अपने जो हाथ होते हैं, उनके जो हाथ होते हैं उसमें कुछ कोर्स लगाते हैं। क्या लगाते हैं? कोर्स लगाते हैं, ताकि जो है फ्रिक्शन बढ़े, ग्रिप अच्छी हो और वो अच्छे से जो है अपना जो उनको परफॉर्मेंस देनी है वो अच्छे से परफॉर्म कर पाए। नेक्स्ट है, मशीन बेल्ट्स आर मेड ऑफ स्पेशल मटेरियल टू इंक्रीज फ्रिक्शन एंड ड्राइव मशीन, व्हीकल या व्हील प्रॉपर्ली। तो आपके जो मशीन के बेल्ट होते हैं उसका जो मटेरियल होता है, उसका जो पदार्थ होता है वो काफी अच्छे मटेरियल का बना होता है, और ऐसे मटेरियल का या ऐसे पदार्थ से वो बना होता है जिससे कि फ्रिक्शनल फोर्स अच्छा लगे, ताकि जब भी वो उस मशीन को ड्राइव कर रहे हैं, उसे चला रहे हैं, तो फ्रिक्शनल फोर्स लगे और वो उसे ढंग से चला पाए। तो बच्चों, आज हमने देखा कि आपका जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो सतह के ऊपर किस तरीके से निर्भर करता है, इसकी जो है नुकसान क्या है और इसके फायदे क्या है, ये हमने जाने। तो मुझे आशा है कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गए होंगे। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।